चलिए देखिए, कल के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन कवर किया, केमिकल इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें एक में गैस निकलेगा, एक में टेम्परेचर होगा, एक में स्टेट चेंज हो जाएगा, एक में कलर चेंज हो जाएगा, और एक में प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में जाना था, ठीक है। प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हर एक का रिएक्शन भी जाना था, ठीक है। अब जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में हर एक का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। तो एक छोटा सा भी रिएक्शन अगर याद रखना है तो रख लो, ठीक है। ये नहीं कि छोड़ दो, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जानते हो कम से कम 4-5 ऐसे रिएक्शन है ना जो हर जगह कॉमन है। तो वो 4-5 रिएक्शन आप लोग को लिखवा देंगे, ठीक है। जो खाली 5 याद कर लेंगे ना, कुछ भी आएगा चेप दीजिएगा उसी को। तो मान चलो कि गलती होने के चांस काफी कम रहेंगे, पर सही चांस काफी ज्यादा रहेंगे। जैसे क्या होगा ना कि ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में। 5 गो रिएक्शन आ जाएगा ना, 5-6 गो, मतलब बहुत ज्यादा होगा तो 10 गो, बहुत ज्यादा ना मैक्सिमम 10 गो, कम से कम 5। बस इतने रिएक्शन याद कर लो, काम बन जाएगा, ठीक है। चलो अब ये वाला हो गया। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग भी किए थे हम लोग कल, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद और क्या था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस किया था, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और वही टॉपिक आज लास्ट इस वाले टॉपिक में बचा हुआ है, यही ना। बाकी अभी बता रहा था कृष्णा कि इसमें कोरोजन और रेंसिडिटी कट गया है। आप लोग को पता है इस बारे में कि टॉपिक में नहीं है कोरोजन और रेंसिडिटी, नहीं है ना, कटा हुआ है ना। फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, जानने में कौन सा पैसा लग रहा है, ठीक है। हाँ, अब कल के आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो क्वेश्चन है वो बारी बारी से पूछ लें। तो सबसे पहले प्रियांशु, क्या सवाल है आपके, कल का कुछ पढ़े हो घर पे? हाँ, तो कोई कोई ऐसा सवाल जिसको आपको फंस गया हो, पूछ लो फट से। कंफर्म है ना? चलिए इधर, तू पढ़ा ही नहीं है, तो फिर भी नहीं फंसा? इसमें का कुछ सारा समझ ही में रहता है क्या? बढ़िया है, लेकिन वो चीज दिखनी चाहिए कल के डेट में। हाँ, इधर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, इधर सेम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, इधर चक पूछना है, ठीक है। सबसे पहले एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक देख लेते हैं हम लोग, देखिए क्या होता है। तो मत करो, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक मतलब ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। याद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? इसमें टोटल कितने थे? 5, 3, 4, 5, और इनमें से एक था क्या? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के होते हैं 2 भाग, कौन कौन से? एक है एंडो और एक है एक्सो, यानी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। इंडो का मतलब जानते हो इसमें क्या दिख रहा है? थोड़ा गौर से देखोगे तो इसमें इन दिख रहा है, ठीक है। बहुत गौर थोड़ा पढ़ोगे तो क्या दिख रहा है? इन, एंड नहीं, इन, इंडो, इन, ठीक। और एक्सओ, ठीक है, तो इसमें लग रहा है ना कोई चीज बाहर जा रही है। गौर करो, थोड़ा सा फील करोगे तो समझ में आएगा। इंडो कुछ अंदर आ रहा है, और एक्सो मैंने कुछ जा रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है? अंदर देते हैं हम लोग। इसमें टेम्परेचर क्या होता है? हम लोग देते हैं, यानी इसमें हम लोग बाहर से टेम्परेचर इसको देते हैं, जैसे अलग से देते हैं। जैसे वही कि मान लो कोई एक्स है जिसमें हम लोग वाई जोड़ दिए और क्या कर दिए? हीट कर दिए, तो क्या बन गया? अगर ये हीट ना देते तो जेड बनता? नहीं बनता। समझ आया? तो ये था आपका इंडो वाला कंडीशन। बोलिए अब एक्सो वाले क्या है? एक्सो में ना हीट देना नहीं पड़ता, हीट उसमें से क्या होता है? निकलता है। जैसे कल का एग्जांपल देखे थे हम लोग, मान लो जिंक है, जिंक छोड़ो, चूने को ना, चूना उठाना, ठीक है, स्लेक लाइम कहते हैं उसको, उसको पानी में डाल दीजिएगा, पानी में गड़गड़ाहट की आवाज आ जाएगी उसमें, ठीक है, लगे कि पानी बदबदा के उबल रहा है, ठीक। हाँ, इनो दूसरी चीज है, इनो की बात अभी नहीं कर सकते, ठीक है, इनो अलग तरह की बात है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो इसमें निकल जाएगा ऐसे करके, और इसमें जो ये पूरा पानी उबलने लगेगा, लगे उबल रहा है, ठीक है, और ये बर्तन कैसा हो जाएगा? हीट करने लगेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। हीट क्या हो रही है? निकल रही है। एक और एग्जांपल है रेस्पिरेशन। जब हम खाना खाते हैं तो हम लोग का शरीर गर्म हो जाता है,
कहते हैं खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है। कंडीशन क्या है, जब भी मान चलो ना कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो अंदर हमारे पेट में HCl होता है, सबको पता है ना, जो पचाता है उसको। और जब जब भी कोई चीज पचती है ना तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है। हीट किसने दिया उसको? फिर भी प्रोड्यूस हो रहा है ना, कौन सा है? एक्सोसोम। और जब नहा लेते हैं तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? डाउन। तो तुरंत शरीर क्या देता है? सुस्त। अब लगेगा कि आपको कुछ करने होने का मन नहीं करेगा, बस लौट जाए कहीं पे जाके। गर्म पानी से नहाएंगे। गर्म पानी से नहाना चाहिए, पर सर पे नहीं डालना चाहिए गर्म पानी, ठीक है? सर को बचा के गर्म पानी से नहाओ, कोई दिक्कत। क्योंकि यही है आपका CPU, है कि नहीं? और CPU हमेशा कैसा होता है? गर्म होता है। उसको हमेशा ठंडा किया जाता है। कभी गर्म करते हुए देखिए हो? कभी मान लो CPU है तो उसमें कहीं पंखा लगा होता है। घर में कभी किसी का CPU होगा तो उसमें पंखा रहता है, पीछे से हवा चलता है तो उसमें गर्मी हवा बाहर निकलती है। चाहे ठंडी का समय हो चाहे गर्मी का समय हो, उसमें हमेशा क्या होती है? हवा बाहर आती है। कभी ऐसा देखे हो कि ठंडी के समय में हम लोग उसको बाहर से आगे ताप रहे हैं कि जल्दी जल्दी गर्म हो जाओ रे, काम करे, नहीं ना, ये वाला से क्रैश हो जाता है। जैसे मान लीजिए कभी ठंडे पानी से नहाना ना, एकदम नई नई बातें आएंगी दिमाग में, एकदम अच्छी अच्छी बातें आएंगी। अभी मत जाके बर्फ के पानी से नहा देना, बीमार हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन गर्म पानी नहाइए, लेकिन यहाँ से इतने के लिए आप थोड़ा सा बस ठंडा पानी प्रयोग कीजिए, इतने के लिए ठंडा पानी डाल दीजिए और उसके बाद फिर पूरा शरीर पे गर्म पानी डालो, कोई दिक्कत नहीं। दिमाग बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त और फुर्तीला काम करे। क्लियर हुआ आपको? समझ में दोनों कंडीशन? ये हो गया आप लोगों का टॉपिक। इधर बैलेंसिंग में क्या है? एक सेकेंड, ये इतना आवाज कर रहा है ना पूरा। हाँ? आवाज कर रहा है, खर्र खर्र नहीं लगा, वो मिटा देता, खरखराना नहीं चाहिए, एकदम स्मूथली मिट जाना चाहिए। धारक से क्या मतलब, बोलो। Al2 ब्रैकेट SO4 SO4 होल थ्राइस प्लस NaOH एरो Al ब्रैकेट OH का होल थ्राइस प्लस Na2SO4। देखिए यहाँ पे इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग को याद बात तो कुछ होगा नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं। देखिए अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर जानते कितना होता है? 13 होता है। ये पता है? अच्छा पता है, ठीक। सल्फर का कितना होता है? 17 है। और क्लोरीन का? अच्छा, तो सल्फर क्या है? नहीं भाई, हाँ तो यही पूछा तुमको, और एकदम मालूम है। इधर प्रियांश कोई आइडिया? 11-12 नहीं। इधर 27 17 से का क्या हो तुम? हाँ जरूर उसी करें। 27 होगा। इधर पूजा बोलो। 15। और फास्फोरस का? 14। ठीक। और सिलिकॉन का? नहीं पता। सल्फर का? सल्फर का 16 होगा, ठीक है। सल्फर कितना होगा? 16। बताओ, हमारे बार कुछ बता देंगे आप लोग। पढ़ लिख नहीं रहेगा एकदम। बताओ ये क्वेश्चन जब देखो, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं ना, उसके बारे में रिसर्च करके आ जाता है, ठीक है। तुम्हारा सवाल क्या था कि इसको बैलेंस नहीं आ रहा है हमको, यही ना, बस इतना ही था ना? इसके अलावा इसके बारे में सब कुछ मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है। तो जो नहीं मालूम है उसको तो पता करके आओ। बाकी बैलेंसिंग हमसे पूछ लो, हाँ या ना? आपने किया ऐसा ही करके आ जाता है। यही असली तरीका है। एक सवाल हुआ, मान लो मैथ का, आपको जानना है टीचर से पूछने के लिए, बस आपने देखा नहीं आ रहा, जाओ पूछ लेते। जब सामने जाता हूं तो जानते हो अक्सर क्या होता है? फिर टीचर एक क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये होगा वो तरीका मालूम है आपको, फिर आप वहां पर भी सरेंडर बोल दोगे।
अब फिर पटक पटक लतियाए जाओगे वहाँ। ठीक है। और क्लास में जो भी नहीं लोटा के पेनिंग लगा रहता है इज्जत, वो भी झूल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। वैसे तो होती नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में इज्जत क्या होती है, नहीं होती है, क्यों नहीं होती है। अगर जिसको लगा रहा है कि मेरी इज्जत है, उस समय से काम खत्म है इस लड़के का। ठीक है, तो ऑलवेज समझो कि आपकी कोई इज्जत नहीं है स्टूडेंट लाइफ में, नहीं ना। मान लो कभी स्कूल में क्या हुआ कि बगल वाला दोस्त तुम्हारा पीटा गया, तो जो ही वो पीटा गया ना, 10 मिनट बाद काम खत्म, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ना कोई पूछे ना कोई बताया, बात खत्म। कोई याद करता है उसको, नहीं करता है। अब सोचो अगर इज्जत की बात होती तो क्या होता, मतलब वही इधर से कुछ घंटी उंटी, इधर से पूरा अंधेरा और पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक बजता, एकदम वड़ा वड़ा चल के एकदम अब बदला लेंगे आप, हाँ या ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए इसको इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा ना, उस पर हमेशा गौर करो। मान चलो अभी बच्चे ने पूछा इंडोथर्मिक, पूछा ना, अब केवल लोग सवाल इंडोथर्मिक, मैं पूछ सकता था यहाँ पे क्रॉस में टेम्परेचर क्या होता है। अब इन लोगों को टेम्परेचर के बारे में नहीं मालूम है, मालूम है नहीं मालूम है, नहीं बता पाएंगे आप टेम्परेचर क्या होता है, हाँ या ना, बोलो जल्दी से। बस इसी तरीके से सवाल होता है क्लास में, जानते हो। जब अच्छा कोई एग्जाम में जाते हो तो आधा आधा अधूरा पढ़ के जाते हैं हम लोग, नहीं हम पूरा पढ़ के जाते हैं। इसका मतलब क्या कि हम प्रिपरेशन करके जा रहे हैं। तो जब सपोज एक क्वेश्चन पूछना है आपको हमसे, तो प्रिपरेशन करके आना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। जिस समय से तुम ऐसा करोगे ना, अगले समय से तुम्हारे क्वेश्चन पूछने की जो तरीका है ना, वो चेंज हो जाएगा। और जहां पे 10 क्वेश्चन आते थे, अब वहां पे एक क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आएंगे तुम्हारे सामने, हाँ कि नहीं, बोलो। मान लो ये सामने से हाथी आ रहा है एकदम गुस्से में, दैट इज ए क्वेश्चन, ठीक है, और आप अकेले इधर खड़े हो एकदम सामने, क्या करो, जाकर लड़ जाओगे उससे, पता है कि वही जीतेगा, तो लड़ने कोई फायदा है। अब इससे मन सोचोगे हम कैसे हार जाए, हम जाहिल नहीं है, काहिल नहीं है, ऐसा सब मन में थोड़ा ना आता ना कभी कभी। क्या जरूरत है, वहां पे तुमको पता है कि सामने वाला क्या है, हाथी है, तो उससे हाँ प्यारा बंदूक ले रहा है। देखो जो कह रहा है वही बात सुनो, ठीक है। तुम्हारे हाथ में बंदूक तो है ना, कलम है ना, क्वेश्चन सामने से आ रहा है, करके दिखा दो। मैं हाथी का मतलब तुम सीरियस हाथी मत लो, हाथी माने क्वेश्चन जिसका साइज बहुत बड़ा है, आप उसको झेल नहीं सकते। और हाथ में हथियार क्या है, पेन, बस यही वाली बात हो गई ना, कि अगर ब्रिज क्रॉस करना है नदी का, तो माचिस तीली से तुम ब्रिज बनाओगे। बस ऐसे ही इंटेलिजेंसी चाहिए दुनिया में। अब कम से कम 100 साल तो इसको ब्रिज बनाने लगेगा, उसके बाद इसकी अस्थियां उस साइड से उस साइड जाएंगी ब्रिज से, तो उसी तरह के स्वाहा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका आप लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए कोई कोई क्वेश्चन ना एकदम तुरंत आ जाता है, हम क्लास में यहाँ पे ही, तो ठीक है थोड़ा हो जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन आप घर से पूछने के लिए आते हैं, नोट करके आते हैं, क्या उसके प्रति थोड़ा भी रिसर्च करते हैं, नहीं करते हैं। जो दिखाता है कि आप लोग बहुत अव्वल किस्म के लतखोर हैं और बेहया, है कि नहीं। कहिए का घोषित हो गया, लेकिन सब मानते नहीं है ना सब। पूजा तो मान भी गई, चलो हम मान लेंगे, लेकिन वो सब नहीं मान रहा था दोनों। देखो इतना सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना भी ना है इन लोगों के बीच में। जानते हो लड़कियों के दिमाग नहीं होता, पता है ना, हाँ नहीं, भगवान ही बताए थे। वो क्या हुआ ना, जब मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी आप लोगों की, तो वो भूल के दिमाग था। जानते हो अगर बहुत गौर से सोचो ना, तो फीमेल्स को बनाया गया है एकदम बहुत ही सोच समझ के भगवान के द्वारा। इतना अद्भुत क्रिएचर है धरती पे कि इसके बिना धरती चल ना पाए। तो भगवान ने सोचा ना कि अगर हम ब्रेन भी दे देंगे तो फिर 7वां 8वां अजूबा बन जाएंगे सब, इसीलिए उन्होंने ब्रेन हटा दिया। और इत्तेफाक से क्या हो कि ये तो पहुंचे सब छननी और छननी लेके,
और तुरंत हम मिला उस सड़क के नीचे गिर गया जमीन पे। और इधर अनुराग स्टेडियम में चल रहा था उधर। बोले कि भगवान बोले ना आओ अनुराग ले लो, हाँ तो खा दी तब आपका। इसको इसको क्या ही कहे हम। अब भगवान कहे आओ ले लो, कुल कोरियन बतियाने लगी। भगवान के गरियावती आम के नहीं कितने के लगे तुम तनखी हो। इसी तरह की समस्याएं हैं, गुजर रहे हैं आप लोग उससे। चलो ठीक, अब इस पे चर्चा करें, इस सवाल पे कट से। समय काफी वेस्ट कर दिए हम लोग, नहीं चलो। अब देखो इसमें ना ये SO4 देख रहे हो, ये SO4 एक साथ है, ठीक है। अब ये एल्युमिनियम का ना जो वैलेंसी होती है वो 3 होता है, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। कभी गौर करना, एल्युमिनियम पे 3+ होता है और SO4 पे 2- होता है, ठीक है। तो क्लास 9 में तो पढ़ा होगा ना कि एल्युमिनियम के नीचे 3 और सल्फेट के नीचे 2, तो ये इसके पास चला गया और ये इसके पास चला गया, तो Al2SO4 थ्राइस। याद आया थोड़ा थोड़ा? यही चीज सबके संग होता है, इसी तरह के तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, हाँ या ना। चलो अब इसको बैलेंसिंग करना है, यानी कैसे हम लोग इक्वलाइज कर देंगे। तो सबसे पहले इधर गौर करो, कौ एल्युमिनियम है? 2 गो। इधर का एल्युमिनियम है? 1 गो। सल्फेट इधर का गो है? 3। इधर सल्फेट कितना है? 1। अरे इसको कितना है और यहाँ पे कितना है? और हमें पता है ना कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो कर कहाँ सकते हैं? बस यहीं पे। तो आपके पास ऐसा क्या तरीका है कि आप इसके संग चेंजिंग करें और आपके संग मजा आ जाए? तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक चार्ट बनाओगे। कौन सा चार्ट होगा? टमाटर चार्ट। और ये प्रोडक्ट, इधर क्या होगा? Al, इधर क्या होगा? ये क्या होगा? और ये क्या होगा? लो, ये सारे एलिमेंट। अब कभी कभी आप लोग ट्राई करोगे ना कि S को अलग लिख दोगे, O को अलग लिख दोगे और फिर O4, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा वो भी, है तो सेम ही चीज ना। अच्छा 3 को अंदर भेज दो तो सल्फर का गो 3 और ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन, 4 अंदर है, 3 4 तिहाई 12। समझ गए हो? तो ये चीज तो हम लोग को हार्ड नहीं करना है, एकदम आसान फॉर्म में करना है। Al कितना है? वो 2 और SO4 3, Na1, OH 1, इधर लिख लो 1 3 2 1। अब देखो ये हमने नोट कर दिया। अब इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल वगैरह बोलते हैं, ठीक है। यानी एक बार लिखेंगे, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर हटाएंगे, फिर लिखेंगे। इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल, यानी बार बार मिटा मिटा के कोशिश करते रहिए, ठीक है। अब देखो ना 2 है तो इधर 2 कैसे बनाएंगे हम? ये कर सकते हैं ना, ठीक। ऐसा करने से क्या होगा, गौर करो, Al तो 2 हो जाएगा, प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 6, तो OH हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक। अब OH को 6 बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 6 कर देंगे ना। तो Na कब हो गया? 6, तो Na यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। और OH कब हो गया? 6, ये बैलेंस हो गया। देख लो इधर भी 6 है। अब तुम सोचोगे ये क्या लिखा हुआ है, तो ये पहले था, समझो बात को। और अब नए में क्या है? ये अब देखो ये 6 है सोडियम, और इधर का वो सोडियम है 2 है ना, 2। अरे Na2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर दें? अगर 3 कर देना, तो 3 दूनी 6, तो इधर सोडियम का गो है, तो इधर का गो लो, 2 गो ही बैलेंस कर दिए हम। बूझ रहे हैं कि नहीं बूझ रहे हैं? हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अरे आई एम स्मार्ट। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग SO4। SO4 का गो है 3 गो, और इधर SO4 का गो हो गया
हाँ तीन बारह। गज। तीन। हाँ तीन छह कुछ बोल भी नहीं सकते हम इसमें। तीन। एक ही तो ना है। एक पॉज करो तो। वीडियो रिकॉर्ड करिए। असली रूप। चलो तो SO4 है और इधर में कितना हो गया, यानी यहाँ पे हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पे 3 है ना, 3 पहले से मौजूद है, तो यहाँ पे इधर बैलेंस हो गया। अब अंत में आते हैं अल्युमिनियम के पास। तीन कैसे हो गया है SO4? यहाँ पे SO4 क्या लिखा हुआ है, तो SO4 3 है ना, और इधर जब हमने यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे SO4 का हो गया। SO4 के अंदर मत घुसेड़ो, ठीक है समझ। ब्रैकेट के बाहर रखो उसको। तो 3 को SO4 हो गया ना, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। और इधर का वो Al है और इधर का वो L हो गया। दो। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए कोई दिक्कत है तो ये एक तरीका इसमें 2 है, या तो तुम उसको ओपन कर दो या तो उसको क्लोज कर दो। ओपन करोगे तो तुम्हारे पास ये 4 नहीं हो जाएंगे, 3 4 और बढ़ जाएंगे, समस्याएं ढेर हो जाएंगे आपके सामने, ठीक है। और क्लोज करके रखोगे ना तो थोड़ा सा दिमाग का जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है, वो समस्या का बात है, दिमाग की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे हो जाएगा अगर आप लोग प्रैक्टिस करें। कोई समस्या, आगे बढ़े, बोलिए। और कुछ आपके, अरे नहीं ये तो किसका सवाल था, और बोलो आगे, ठीक है। इधर पूजा, इधर फास्ट फॉरवर्ड में तुम सर ये टू मैक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव है ना, हैं? ये नोट्स कौन सा इसमें पेज नंबर कुछ नहीं है। बैलेंस वाले के बाद देखिए। बाइलेंस, दूसरे का पता नहीं। बैक वर्ड इज नंबर नहीं है। वो जो पांचवें पन्ने पे देखिए। हाँ बोलो। सर उसमें कंडीशन है ना, by indicating the conditions under which the reaction takes place। सर यहाँ ये कैसा है, यहाँ ये वाला फिजिकल रिमोट। अच्छा ये वाला है, टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, उसके अंदर ऑप्शन नंबर 33 बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो क्या दिक्कत है इसमें, क्या कंडीशन? कंडीशन जैसे तीर बनाते हैं, तीर तीर के ऊपर या नीचे हम लिख देते हैं। जैसे मान चलो ना कि इसके अंदर मान लो कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, गौर करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वाला बंदा उठ के चला जाएगा OH के पास और SO4 चला जाएगा Na के पास, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर डबल डिस्प्लेसमेंट, तो इसको कहते हैं मोर इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं हम इसको। सर एक और चीज, बोलो। जो एरो है ना उसके ऊपर कभी कभी ना ZN करके AL करके उसको कहते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट का मतलब होता है ना, जैसे मान चलो कि अभी मान लो आप लोग 2 दोस्त हो और बीच में झगड़ा कराना है किसी से, जो तीसरा पार्टी वो कैटलिस्ट है, ठीक है। उसका काम होता है तो झगड़ा करा देना तेज, या तो झगड़ा खत्म कर देना। भाई थर्ड पार्टी एंट्री कब होती है, सोचो। जैसे मान चलो 2 बिल्लियां लड़ रही हैं एक रोटी के लिए, तो जो मंकी है वो क्या हो जाएगा, थर्ड पार्टी, ठीक है। उसके पास 2 वर्क, 2 कार्य हैं उसके पास, या तो वो दोनों को इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके दे देवे, जो कि सतयुग की बात है, ठीक है। दूसरा केस उन दोनों से छीन लेवे, तो वो क्या करता है, छीन लेवे। समझा। तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट काम है 2 तरह, वही कैटलिस्ट है, या तो रिएक्शन को फास्ट कर देगा या तो स्लो। समझा। और कुछ, सर यहाँ पे लिखा एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। जो हमेशा एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा डाइएटॉमिक नहीं, एलिमेंट मतलब होता है मेटल और नॉन मेटल दोनों होते कि नहीं होते हैं, और मेटल हमेशा एटम में मिलता है और नॉन मेटल हमेशा मॉलिक्यूल में मिलता है, बात खत्म। और बोलो। बस सौम्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दे दीजिए वाला।
हीट वाला लाइट वाला। लाइट वाला तो एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन में, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, देखना पड़ेगा एग्जाम्पल। लाइट वाला मांग रहे हैं आप, होगा जरूर, किताब में होगा, देख लेते। बुक पढ़े हैं आपने? बुक में नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिसिटी वाला है और उसका है। अरे हमने देखा है कि लाइट वाला है उसके अंदर, देखा होगा तो। ये क्यों इतनी बुरी स्थिति में हो गई है? हाँ तो उसको जोड़ो यार, तुम लोग गजब हो गई है एकदम। एक सेकेंड बच्चों, हाँ ये क्या है? ये क्या दिया है? सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म। सिल्वर ब्रोमाइड वाला एग्जांपल है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। हाँ ग्रेइश व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए प्रयोग करते हैं इसका। पहले के जमाने में जो भी फोटो खींचते जाते थे ना, तो वो कैसे निकलते, निगेटिव पहले बनाते, निगेटिव बनाते, देखो निगेटिव, वो जो इतने देखना पे पूरा लगता था कि एक्सरे की तरह, हाँ वो निगेटिव से ना सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और उसके वजह से ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकल के प्रिंट किया जाता था। कहते थे ना कि लैब में बन के आई, नहीं कहते थे लोग कि लैब में बन के आई? तो लैब का मतलब ये ना जहां पे ना इसका प्रिंटिंग कराते हैं हम लोग उसके ऊपर, समझा? तो ये हो गया आपका सिल्वर ब्रोमाइड। दिमाग में रख लेना, सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन ले लेना दिमाग में। अगर पूछ देगा कि डिकम्पोजिशन बाय लाइट, तो क्या लिखेंगे सीधा? फोटोग्राफिक फिल्म, सीधा लिख देना। अगर नहीं याद है तो फोटोग्राफिक फिल्म लिख देना, खाली मत छोड़ना, समझ रहे हो ना? कुछ ना कुछ लिखना है एकदम, एक क्वेश्चन खाली नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। भले उसमें अपनी जीवनी लिख दो, ठीक है। हाँ वो भी चेक हो जाएगा। क्या चाह रहा है? उसके बाद टोटो ही चलाओगे? सिर्फ वो कुछ भी लिख देंगे तो चेक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, बहुत बढ़िया पूछो तुम, गाली लिखोगे क्यों, बस इतना बता दो। कुछ भी नहीं याद है तो ही नहीं याद रहता है हमें तो आखिर तुम पढ़ क्यों रहे हो? साल भर हित ही किए हो। हाँ वो सोचेगा ना कि लड़कों को नहीं पास करते हैं, अब सीधा रेड पेन चलाएगा, कहेगा जाओ बेटा तुम्हारा सीबीएसई साफ है एकदम। कौन नीचे वाला? ये वाला टेढ़ा बनाया तो क्या होगा? टेढ़ा बना दिए ये नहीं आ रहे यहाँ तक। नीचे थोड़ा हल्का सा और नीचे कर दो, हल्का सा बस। नीचे हो जा रहे हैं हम कितना। हल्का थोड़ा ज्यादा करो तो अपने आप वहां पे आ जाएगा। हो गया हो गया 14, कोई बात नहीं है। बोलिए, और कोई डाउट नहीं ना है? वो खत्म सबका? आज हम लोग इसका आखिरी टॉपिक खत्म कर देते हैं। और ये जो आपको हमने अभी प्रैक्टिस पेपर दिया है ना, ये सारे प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो कल आपका टेस्ट भी है, और कल ही आपका टेस्ट है मतलब। थर्माइट भी एक तरह का रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है ना कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, उनको जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग का प्रयोग होता है, थर्माइट वेल्डिंग। उसमें क्या होता है ना कि ऐसे नॉर्मल वेल्डिंग नहीं होता है। जैसे कोई भी चीज को हम कैसे जोड़ते हैं, तो हाँ वहां पे हीट का सिस्टम लगाया जाता है। नहीं ऐसे कहाँ जोड़ते हैं हीट लगा के? हम ऐसे क्या करते हैं, सिंपल एक कपड़ा उठाएंगे ऐसे, दूसरा कपड़ा ऐसे और सिल देंगे दोनों को, नॉर्मली सिलाई हो गई। वहां पे क्या होता है ना कि रेलवे का एक ट्रैक होगा ये वाला ऐसे करके, ठीक है, होगा ना। और रेलवे का एक और ट्रैक ऐसे होगा, रेलवे के ट्रैक के इस वाले पार्ट को हम पिघला देते हैं लोग, ठीक, इतना सा। और उतना ही दूसरे वाले ट्रैक में दोनों को नजदीक करते हैं और एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग करते हैं वहां। इसका एल्युमिनियम के पाउडर का। और एल्युमिनियम का पाउडर जानते हो क्या करता है? उन दोनों लोहे के पिघले हुए फॉर्म को आपस में क्या कर देता है? ट्रांसफ्यूज कर देता है। सब एटॉमिक लेवल पे ट्रांसफ्यूजन होता है वहां पे।
तो जब जुड़ जाता है ना तो इतना मतलब एकदम ऐसे जो नॉर्मल जोड़ क्या होता है, वहां से खींचोगे तो टूट जाएगा। नॉर्मल जोड़ का मतलब अक्सर होता है भाई, नॉर्मल जोड़ तुम खींचोगे ना तो टूट जाएगा, लेकिन उसका जोड़ कभी नहीं टूटता। कहीं और से वो ट्रैक खराब हो जाएगा, पर जहाँ पे वेल्डिंग हुई है वहां पे खराब नहीं होगा। काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है कर देने पे। हम टूटने की बात कर रहे हैं, कटने के नहीं। हाँ, काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है क्या कर देने पे? लोहा कितना हार्ड होता है, उतना ही हार्ड हो गया। तो सर कभी कभी देखे हैं कि वो पटरी के बीच में थोड़ा सा गैप ही रहता है, वो तो चेंज कर जैसे आप कह रहे हैं ना कि वेल्डिंग होता है तो इतने विद्वान है कि हम क्या करें। वहाँ पे तुम्हारी विद्वत्ता को देखते हुए एकदम सत सत नमन और प्रणाम है तुम्हारे लिए, बेशरम। हाँ सर तो वहाँ पे रबड़ लगा रहता है। नहीं, वहां पे रबड़ जनरली नहीं लगा रहता है। होता ही ना कि आपको पता है ना कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो एक्सपेंशन होता है, तो गर्मियों में ना लोहा फैल जाता है और ठंडियों में क्या होता है, इतना ज्यादा रबड़ की तरह नहीं फैलता, बहुत मामूली, हमको पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो जब गर्मियों में वो ट्रेन चलती है पूरा एकदम लोहा हीट हो जाता है, तो वो जब फैलता है तो जो गैप रहता है वो आपस में क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं, उतना गैप छोड़ा जाता है। सोचो अगर वो गैप ना छोड़ जाता तो लोहा तो फैलेगा ही फैलेगा, और वो ट्रैक क्या कर देगा, नहीं वो उसको बेंड कर देगा, मोड़ देगा, और वहां पे एक्सीडेंट के चांस क्या हो जाएंगे, क्योंकि लोहे को कौन रोक सकता है ये बताओ फैलने से, मतलब नहीं समझ रहे हो। और ठंडियों में ना ठंडा होता है पूरा एटमोस्फेयर, तो इस वजह से क्या होता है, गैप दिखता है तुमको अच्छा खासा। गर्मियों में तुमको गैप नहीं दिखेगा, देख लेना गर्मी में कभी जाना रेलवे ट्रैक के यहाँ, ठीक है, जहाँ पे ट्रेन जा रही हो जिस पटरी पे, देखना उसमें गैप तुमको बहुत नाम मात्रा में गैप दिखेगा, मतलब लगे कि बस एक बाल जा पाए अंदर, या फिर एक पेपर जा पाए, पेपर का टुकड़ा ये वाला इतना पतला, और इस समय जाओ देखो ना कम से कम इतना गैप दिखेगा तुमको, समझ गए, है कि नहीं, कम से कम 1 इंची है कि नहीं है, 1 इंची गैप दिख जाएगा, समझ गए। आगे चर्चा करें, फाइनल राउंड, रेयांशु नींद आ रही है बैरियम क्लोराइड कैसा होता है? आज, ठीक है ना, नाश्ता वास्ता करके आया तुम लोग ना, तुम लोग भी इधर हल्का फुल्का जानते हो करना जरूरी है, नहीं करोगे ना तो जब यहाँ बताएंगे ना तो सब ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे कर। बैरियम क्लोराइड कैसा होता है? बैरियम क्लोराइड जैसा होना चाहिए वैसा होता है वो, पाउडर होता है? पाउडर होता है? नहीं, वाइट पाउडर। अच्छा दिया गया था, तो कई फॉर्म में हो सकता है वो, बैरियम क्लोराइड लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, बैरियम क्लोराइड सॉलिड के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में हो सकता है। तुम बेशरम हो। सब हमारे ज्ञान पे चैलेंज कर देते हैं सब बिना मतलब का। अब हमको सोचना पड़ता है, क्या पता तुम लोगों को मिला ही हो, उसको एक्सट्रैक्ट करके। सर बाद सोडियम मिलेगा कहीं पनीर की तरह था। पर सोडियम वाला नहीं मिलेगा आपको, हम लोग का सोडियम का पैलेट मिलेगा। पैलेट समझते हैं, वो जैसे होता है ना दवाई, ना दवाई टिकिया वाली, वैसे ही मिलते, उसको बोलते हैं सोडियम पैलेट्स। हाँ बोलो, आए करें ना स्टार्ट। चल देखिए, आज सबसे आखिरी अध्याय जो है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिए इस पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सी दिख रहा है, ऑक्सी, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो यानी कि ऐसा कुछ रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाता हो, जुड़ जाता हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहां ध्यान दीजिए, छोड़िए उसको, घर में पढ़ना। और ये क्या है, रिडक्शन, यहाँ पे रिड्यूस, क्या है वो, रिड्यूस। तो जहां पे ऑक्सीजन क्या होता हो, घट जाता हो, वहां पे क्या कहते हैं, रिडक्शन। गौर करना, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ जाता हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जहां पे ऑक्सीजन निकल जाता हो या फिर घट जाता हो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। समझ गए, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब इसके साथ एक और बंदा आता है जिसका नाम है हाइड्रोजन।
ठीक है। तो जहां पे ऑक्सीजन जुड़ता है ना, वहां से हाइड्रोजन क्या हो जाता है, निकल जाता है। गौर करना बात को। और जहां पे ऑक्सीजन निकलता है ना, वहां पे हाइड्रोजन क्या होता है। एक चीज गौर करना, उल्टा है सब, उल्टा है कि नहीं। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। रिडक्शन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। समझ गए। तो ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रक्रिया पूरा। अब इसमें रिएक्शन क्या है, तो मान चलो ना कि Mg समझते हैं, मैग्नीशियम, और इसमें अगर हम ऑक्सीजन जोड़ दें तो क्या बन जाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बताओ कि इसमें क्या हुआ है ऑक्सीजन का, यानी इसको क्या कहेंगे, बोलिए कोई दिक्कत। उसके बाद नेक्स्ट है, मान के चलो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इसको हमने कर दिया हीट, ठीक है, और यहां से मैग्नीशियम अलग हो गया और ऑक्साइड अलग हो गया, हाँ या ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। क्लियरिटी हुई, बोलिए हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट एक और बनता है मैग्नीशियम, और उसमें हमने हाइड्रोजन क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड। क्या है ये, क्यों, सोचो समझो फिर मुंह खोलो, ठीक है। यहां मार नहीं करेगी कोई से कि पहले बोले के बाद फिर पूछेगा कहाँ बोलनी है। हम यहाँ पे क्या करना है, सुना है, हाँ सुनिए, यस यस शी इज राइट। क्लियर हुआ ये। और कोई समस्या इसमें, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट वाला, मतलब कि कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंडीशन होता है, ठीक है। अब जब ये दोनों आते हैं ना प्रोसेस में, तो जानते हो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। तो जब रिएक्शन होती है ना, तो कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है, कोई ऐसा होता है उस रिएक्शन के अंदर जो ये करवा रहा होता है, हाँ या ना। जैसे मान चलो कि दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, तो झगड़े का कारण क्या है, कोई तीसरा व्यक्ति। हमेशा गौर करना, एकदम एकदम पूर्ण सत्य है जीवन का ये। जब भी कोई दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है जहां पे क्रिएशन हो रहा है। समझ गए बात को। तो ये चीज एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, एकदम यूनिवर्सली समझ लो। और यही चीज यहां पे भी होती है। तो जहां पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, या तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, या तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, या तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। यानी इन चारों केस में कोई ना कोई तो होगा जो ऐसा करवा रहा होगा, हाँ या ना। वो जो करवाने वाला बंदा है उसको बोलते हैं एजेंट। क्या बोलते हैं उसको, एजेंट। जैसे LIC एजेंट होता है ना, क्या करवाता है वो, जीवन बीमा। वो बताता है कि मरना बहुत ज्यादा बेनिफिट है जीने से। रेफरी भी नहीं हो सकता है, रेफरी क्यों, जो गेम करते हैं रेफरी। रेफरी का दूसरा करना, एजेंट मतलब LIC एजेंट सबसे सही है, समझ। एजेंट मतलब इसको इस चीज को बोलते हैं ना, देखो ऑक्सीडेशन में होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और रिडक्शन होता है रिड्यूसिंग एजेंट। समझे एजेंट का मतलब, कि जो बंदे ये सब करवाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ। अब सबसे पहली बात की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो देखो द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, वो व्यक्ति, ठीक है, जो ऑक्सीजन क्या करे, प्रदान करे, ताकि ऑक्सीडेशन क्या हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलिए क्लियरिटी। और जो व्यक्ति हाइड्रोजन प्रदान करे, हाइड्रोजन प्रदान करे आपको, ताकि आप क्या हो, रिड्यूस हो, रिडक्शन हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट। एक बार और तेलिया के 3 दाने। चलिए, तो पहला है वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे, ठीक है। तो ये बताओ कि यहां पे मैग्नीशियम है, ठीक, और ये ऑक्सीजन है, कोई ना कोई दिया होगा इस ऑक्सीजन को। तो ये जो देने वाला बंदा है ना, वो क्या है, एग्जाम्पल कर लें क्या सबसे बेस्ट।
ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। अब देखो ये मैग्नीशियम है और ये कॉपर ऑक्साइड है। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सीरीज में वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। किसके मुकाबले? कॉपर के। तो ये बंदा क्या करेगा? ठीक। अच्छा, कौन है जो ऑक्सीजन दे रहा है मैग्नीशियम को? कॉपर ऑक्साइड। पूरा बोलो, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है ना। यानी समझ लो कि ये है, समझ लो कि दुल्हा, ठीक है, और ये है उसका ससुरारी, और मैंने ये जो ससुराल वाला है ना, वो अपनी लड़की को ब्याह रहे थे सब। तो मैग्नीशियम क्या हो गया? हो गया साथी? भतवान करवाओ, आओ करवाओ भतवान। तुम्हारे तो हो रहा है यहाँ पे। मान लो ये अनुराग है, आइए अनुराग का ससुराल। अब जब रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि वेडिंग हो जाएगा ना, तो वहां पे होगा रिसेप्शन। होगा नहीं होगा? बोलो हो ना। अरे तो खुश है लड़का इतना कि एकदम पता ही चल रहा है कि करवाना है कि नहीं करवाना है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गौर करना हमेशा। और जो हाइड्रोजन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ? चलो, तो अब कहो क्या फर्क पड़ता है उससे? यहाँ पे देखो, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग बातें होंगी। हम मेनली यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं आपको, जो चीज वो समझो। अगर एक बार ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एजेंट समझ में आ जाएगा तो कुछ भी आएगा तो कर ही लोगे ना। बोलो, चलो। तो अब आपके सामने क्या आया? ऑक्सीडेशन के संग कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको बोलते हैं अगुआ, है कि नहीं? यही करवाते सब। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, कौन बोलते हैं? रिडक्शन के आगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन के आगे और रिडक्शन के आगे। बिना इन दोनों के नहीं होगा। दोनों तरफ से होती है बात, होती है कि नहीं? दोनों तरफ से। इधर से भी कोई बंदा होता है, इधर से भी कोई होता है, तभी तो बात बनती है आगे। अब देखो जो ऑक्सीडेशन होता है ना, वो होता किसकी वजह से? किसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रदान करवाता है। आज जो रिएक्शन होता है किसकी वजह से होता है? रिड्यूसिंग एजेंट से। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन प्रदान करवाता है। ठीक है, हाँ या ना? बोलो, कोई दिक्कत? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम है ऑक्सीजन को अवेलेबल करवाना, और रिड्यूसिंग एजेंट काम है हाइड्रोजन को अवेलेबल करवाना। बोलो, तो क्या क्या केवल यही काम है? नहीं। मान चलो दो लोगों की बात बन रही है, अब कोई तीसरी पार्टी आ गई कि हम यही में ब्याह करो, ठीक है, तो लेकर देना एकदम मनी के बाद छोटे छोटा वाला, ठीक है, बोलो मन है ना? ठीक है, तो क्लियर हुआ ये वाली? आया कोई तीसरी पार्टी? ये दोनों चाहेंगे कि हो? बात किनका बन रहा है? तो ये दोनों कुछ ना कुछ कर देंगे। क्या? अब देखो, यहां पे ये ऑक्सीजन अवेलेबल करवा रहा है किसके लिए? तो यहां पे तीसरी पार्टी के लिए क्या करेगा? हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। ऑक्सीजन अवेलेबल करवा रहा है तो हाइड्रोजन क्या कर देगा? जिसे तीसरी पार्टी लेके भाग जाएगी। कुछ कम ही बता देगा। क्या हो गया? बड़ी खुश हो गई होगी। चलो, क्लियर हुआ ये ला? अब ये वाली पार्टी क्या करेगा? इसकी पार्टी के पास हो गई तो ये ऑक्सीजन अवेलेबल करवा देगा। अरे सॉरी, हाँ, ऑक्सीजन क्या कर देगा? हटा देगा। यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं? इन दोनों का दो काम है। एक, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल करवाना, दूसरा रिडक्शन करवाने में हेल्प करना। बोलो, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर भी क्या है?
रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, हाइड्रोजन अवेलेबल करवाना और रिडक्शन में यानी ऑक्सीडेशन में हेल्प करवाना। तो जो ना एक दूसरे के वाइस वर्सा है। बोलो हाँ या ना, बुझे कि नहीं बुझे? तो ये है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब सोचो जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो किसके पास जाएगा? रिडक्शन के पास, बोलो। और जब यहां से ऑक्सीजन किसके पास जाएगा? ऑक्सीडेशन के पास। समझ नहीं समझे? इसी तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना और यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। इधर इधर बोले हम। हाँ, कोई कंफ्यूजन तो बोलो, दूर कर देंगे अभी। दोनों का एक बार एग्जांपल, मतलब साथ में दोनों का एग्जांपल। हाँ, साथ में लोग एग्जाम्पल देते। वेरी गुड वेरी गुड। मान के चलो घर में 2 लोग हैं, मैं 2 गो लड़का 2 गो लड़की, और संगे तक खर्चा बच जाए, होता है ना? तो इसमें क्या होता है ना कि दोनों का क्या कर देते हैं, एक ही मंडप हो जाता है। एक ही घर में नहीं, घर में बवाल हो जाएगा। एक ही मंडप में करवा देते दोनों का, खर्चा करता है, बच जाता है, खाने पीने का भी उसका भी। इसको बोलते हैं ना रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शन ऑक्सीडेशन। समझ में आया? तो जब दोनों एक ही रिएक्शन के अंदर हो जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन। बोलिए कोई दिक्कत? तो एग्जांपल है, एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम हाइड्राइड प्लस कॉपर ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम संग कौन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर हाइड्राइड। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो सीन क्या है, ये बताओ कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के संग मिलन कब हो पाया है? आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्योंकि यही ऑक्सीजन अवेलेबल करवा रहा है। बोलो हुआ ना? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? बोलो। ठीक, अब यहां पे ये हो गया क्या, यहां से देखो हाइड्रोजन हाइड्राइड से क्या बन गया, यानी H निकला और O क्या बोलेंगे इसको? और यहां पे CuO का क्या बन गया, यानी कि ऑक्सीजन से क्या हो गया उसके घर? हाइड्राइड हो गया, यानी हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बताओ, एक ही सीन के अंदर दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसको कंबाइनली क्या बोलते हैं? रिडक्शन। सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2-4 ऐसे एग्जांपल याद कर लो, कहीं चेपो, कोई दिक्कत नहीं। समझे? कोई दिक्कत रिडक्स रिएक्शन में? बोलिए कृष्णा, इधर अमित, अनुराग, प्रियांशु, सौम्य। चलो आगे बढ़े, कवर किया जाए। क्या हुआ, हंस क्यों रहे? क्यों हंसा रहे हो? हम लोग भी बोलो, हम लोग भी हंस रहे हैं। हम कहाँ रहे हैं? हमको देख के तुमको देख के हंस रही है? तुमको कटो लग रही है वो BTS वाली? मतलब डांसर है सब ना? देखने के लिए नहीं सर, ऐसे मत बोलिए। डांस नहीं करते हैं सब तो क्या बोल रहे हैं हम लोग को? ये सिंगर है। अच्छा सिंगर है सब, डांसर भी है। गवैया है सब। गाय दे चलिए अब ना झगड़ा हुआ था। इसमें लास्ट में 2 टॉपिक की बात करते हैं हम लोग इसी के अंदर, ठीक है? कि ये जो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन जो है वो हमारे डेली लाइफ में कैसे हेल्पफुल है या फिर हार्मफुल है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सुनेंगे कि ऑक्सीडेशन से हमारे जीवन में 2 घटनाएं घटती हैं जो कि हमारे लिए काफी नुकसानदायक है। पहली है आपकी कोरोजन और दूसरी है रैंसिडिटी।
क्या कर रहे हो तुम? कम से कम 100 दफा बता चुका मैं, 100 दफा एक ही बार बता रहा हूं कि मत देखो उसमें, हमको इधर कितना सुंदर लग रहे हैं, हमको देखो, ठीक है? चल जाओ, बैठ जाओ उस गोदी में जाके, बेशरम कहीं की। सोशल डिस्टेंसिंग चलिए से एकदम। आपने झगड़ा की थी तीनों। कोरोना भी आ गया। कैटलिस्ट हट गया क्या बीच में से? तुम लोग ना छत पे चढ़ा के ठेल देना चाहिए। ले जाके दूर छोड़ के चले आए जंगल में। हाँ भाई, जंगल वाले फिर अशांत हो जाएंगे सब। तो फिर पता चलेगा कि हाँ वो सब आ जाएंगे सब। रोज न्यूज में आएगा कि यहाँ पे सिर पाया गया। यहाँ पे सिर पाया गया मरा, वो हाथ जोड़ के मरा हुआ पाया गया। सवाल बनेगा आखिर वो किसके सामने हाथ जोड़ रहा था? पूजा तो गाना, और एक जना पाया गया अपने कान पे हाथ रखे हुए। मत गाओ अब ज्यादा। चलो ठीक है, कोरोजन की बात कर लें। देख कोरोजन का मतलब होता है मूर्छा लगना। मूर्छा लगता है दिमागों में आप लोग के? हाँ एकदम सही है, ठीक है। तो मूर्छा यानी कि जो लोहे में लगता है, लोहे में लगता है ना, खाली लोहे में लगता है नहीं, बहुत सारे मेटल्स में मूर्छा लगता है। लेकिन जो लोहे का मूर्छा होता है ना, वो क्या होता है कि वो लोहे को खा जाता है। यानी कि जैसे लोहे में मूर्छा लग गया ना, अगर आप उसको साफ नहीं करोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। लेकिन और दूसरे मेटल्स का जो मूर्छा होता है वो क्या करता है, मेटल्स को बचा लेता है। समझ गए? जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लेना कि पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान का जो आय का जो फोर्स है ना, उसको तय जो 4 लाख रुपए दे दो ना, तो करप्ट हो जाएंगे सब, कहेंगे आज घुस जाओ हमारे देशों में, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? और एक है इंडिया, अब इंडिया फोर्स है ना, कितनों पैसे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाएंगे पर अंदर नहीं आने देंगे। समझ आया? तो ये हो गया दूसरे मेटल का, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, ठीक है? नहीं, ये सारे जो ऐसे मेटल्स हैं जो कि जिनकी पहली लेयर क्या हो जाती है, शहीद हो जाती है, यानी कि करोड़ हो जाती है, और अंदर वाले लेयर क्या कर देते हैं, सब बचा लेते हैं। समझा? लेकिन लोहे में क्या होता है, सबसे पहले पहली लेयर क्या हो जाएगी, जंग लग जाएगी, फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। एक ऐसा समय आएगा पूरा का पूरा लोहा ही, मान चलो एक गेट है 50 साल से वैसे ही है, कोई टच नहीं किया है। मान चलो तुम गए, उसका ऐसे 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 ढक्कन खोले, खाई ढक्कन हाथ में, सब कुछ नीचे गया कहाँ ये? ढलैया होता है उसमें छड़ लगता है ना। हाँ क्या होता है? नहीं होता क्या ना, ढलैया के केस में ना, जानते हो ऑक्सीजन, ये बताओ जब सीमेंट के अंदर लोहा चला जाता है उसको ऑक्सीजन मिलता है। तो बस यही चीज होती है ना कि अगर किसी घर बन के ढलैया हो गया और उसमें बार बार पानी जा रहा है अंदर, छड़ के संग पानी जाके मिल रहा है, अगर वहां पे पानी जा रहा है ना तो हवा भी क्या होगा, जाएगा, और हवा पानी जहां चलेगा लोहे में, लोहा क्या कर देंगे। इसीलिए वो दिखाता है डॉक्टर फिक्सिट का ये पता नहीं कौन कौन प्लस दिखाते हैं, नहीं रहता, अमिताभ बच्चन प्रचार करता है। हम हो जाएगा तो नहीं। तुम प्रचार में नहीं देखती हो? अल्ट्राटेक का दिखाता होगा। डबल अच्छा डबल बुल है, सॉन्ग में एड्स नहीं आते। सॉन्ग मैट्स नहीं आते हैं ना हो? अच्छा हो सकता है। टीवी नहीं देखती हो? टीवी नहीं घर में? टीवी में प्रचार आता है जिसमें बात करते हैं ना कि घर की वाटरप्रूफिंग समझते हैं ना, जो घर के ऊपर एक लेयर चढ़वाते हैं छत पे ताकि पानी अंदर ना जा सके, उसको वाटरप्रूफिंग कहते हैं। तो वो वाटरप्रूफिंग कराने से घर के अंदर पानी नहीं जाएगा तो घर क्या रहेगा, एकदम सेफ रहेगा, सालों साल चलता रहेगा। और एक बार पानी अंदर गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा, समझ गए? तो ये था आपका कोरोजन का सीन। अब लोहे का समझ लेना कि लोहा कैसे हो जाता है। अब इसको प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या है, कोई तरीका है प्रोटेक्ट करने का? तो तरीका है पेंट कर सकते हैं, ऑयल, हाँ ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। अब ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ना कि लोहे के ऊपर हम किसी और चीज का क्या चढ़ाते हैं, परत चढ़ाते हैं। जैसे साइकिल के जो ऊपर का रिंग होता है, जो साइकिल का रिंग होता है ना, तो सिल्वर कलर का दिखता है, क्या वो सिल्वर होता है? नहीं,
उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग रहती है, होता है लोहा, और उसके ऊपर क्रोमियम क्या करते थे हम लोग, प्लेटिंग करे, जैसे लोहा क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। क्लियर? ऐसे ही ये हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और क्या होता है वो, गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है ना, इसमें हम एल्युमिनियम की प्लेटिंग करते हैं। किसकी प्लेटिंग करते हैं, एल्युमिनियम की, ठीक है, तो जिसको हम लोग एनोडाइजिंग भी बोलते हैं। और गैल्वेनाइजेशन में क्या हो जाता है, जिंक और क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं उसमें। समझ आया? मिल्टन का बोतल देखो, मिल्टन कभी पढ़ जाता है टीविया में, मिल्टन के बोतल का, तो दो, एक लड़का एक लड़की रहती है, देखे नहीं देखे हो? आज एगो हरियर लेके आता तो सफेद लेके आता है, फिर सफेद लेता है तो पीयर लेके आता है, मिलता ही नहीं कभी, अब फिर एक समय मिल जाता है, फिर वहीं से कुछ और शुरू हो जाता है, छोड़ दो उसके बाद। एक दिन और ही बताए थे। दोनों बताए थे। तो वो जो कभी देखना ना, मिल्टन का जो बोतल होता है ना, उसके ऊपर ना बहुत लगता है कि लोहा है, पर वो लोहा होता नहीं है। वो किसका लेयर होता है, वो होता है एल्यूमिनियम का लेयर होता है मिल्टन के बोतल पे, एल्यूमिनियम लेयर, ठीक है। जिंक की प्लेटिंग ग्रेजुएशन में करते हैं, जैसे जैसे मान चलो ना, वो होता है ना, जैसे कि क्या कहते हैं, ये टैप, टैप देखे हैं, नल, नल देखें कभी कभी, गोल्डन कॉपर का नल देखे हैं कभी, कॉपर का नल होता है, नहीं, कॉपर का जल आता है एल्युमिनियम टंकी। सर जहर ले लिया तो मोबाइल बंद कर रहे हो, देखी भी होगी। कॉपर का नल देखने नहीं ना, कॉपर का नल देखने में कॉपर लगेगा, पर वो कॉपर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, लेयरिंग कराई होती है। समझ में आया? ये सारी चीजें, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पॉलिश, पेंट, प्राइमर, सुने ना, प्राइमर सुने हैं आप लोग? आप लोग तो जानते होंगे, आप लोग जम से दिखा रहे प्राइमर जानने का, जानते ना प्राइमर? लकड़ी पेंट करना है। वो कहने लग गया था। इधर क्या होता है प्राइमर, सौम्या रुक जाओ, क्या पेंट करने वाला? रेड कलर का होता है भाई ना। अच्छा, चेहरे पर रेड कलर का लगता है, नहीं वो चेहरे पे लगाए जाते हैं, प्राइमर वाइट होता है, उसको ही प्राइमरी कहते हैं ना, तो इसलिए आप लोग क्या जानते हो, जो छोटे पोते हैं आपको लगा कि इसके बाद पूछने वाला कोई एक एक की जो फाउंडेशन पोता नहीं पूछी गाना था। और इसे दबा तो घुस जाए, सॉफ्ट हो जाते हो। चलो ठीक है, क्लियर हुआ। लास्ट है रैंसिडिटी। पागल कर दी, पता है क्या कर रही है? मैं पेंसिल लेके मेरे बैग में, इसमें कभी का कुछ नहीं है। आपको सुनाई देता पेंसिल मन करे सर। नहीं अभी बैग में रखी है। वीडियो बंद हाँ, किसी वक्त रैंसिडिटी की बात कर रहे थे ना। रैंसिडिटी मतलब ना, जब खाना खराब हो जाता है, तो बिस्कुट उसको खाते हैं आप लोग, और कभी चिप्स खाते हो, नहीं होता कभी कभी चिप्स में हवा जो होता है, जब पैक निकल जाता है, तो खाने में लगता है कि मेरा आ गया है, लगता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें एयर का कांटेक्ट आ जाता है, और एयर के कांटेक्ट आने की वजह से वो लगता है ना, जैसे जैसे जो उसका ओरिजिनल होता है क्रंचीनेस, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। किसकी वजह से? एयर की वजह से, है ना। एयर में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जाके खाने के संग मिल जाएगा। खाने में किसके संग? तेल, खाने में तेल होता है ना, पैकिंग फूड में तेल होता है कि नहीं होता है, उसके संग जाके मिल जाता है। या फिर बिस्किट बेक्ड होता है, अंदर बिस्किट बना होता है गेहूं से या फिर मैदा से, जाके उसके संग क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब मिक्स होकर उसको सॉफ्ट कर देता है, तो लगता है कि मेरा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग रैंसिडिटी। एक और कंडीशन है, घर में जो खाना रखा होता है ना, वो जैसे जैसे गर्मी दिनों में क्या होता है ना, कि खाना जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि खाने में होता है तेल और सब कुछ होता है, ये सब तेल, नमक और फिर मसाला वसाला सब कुछ होता है, और गर्मी बाहर क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से खाने के ऊपर रिएक्शन होता है, और खाने में क्या होता है, रैंसिडिटी की वजह से खाना खराब हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी उसी खाने को आप फ्रिज में डाल दो, तो खाना 7-8 घंटे तक क्या हो जाता है, सिर्फ हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ज्यादा हीट ऑक्सीजन का सीन नहीं है यहाँ पे। रैंसिडिटी में क्या, ऑक्सीजन का सीन तो है, ठंडे जगहों में रिएक्शन कम होता है, और इसीलिए ठंडे के समय में खाना, सुबह खाना शाम को भी बिना फ्रिज में रखे क्या हो जाता है,
सेफ रहता है ना। पर गर्मियों में अगर खाना बनने के 1-2 घंटे बाद ही बाहर रह गया, पता है ना, आप लोग तो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, जानते होंगे आप लोग इसी के बारे में। तो ये हो गया रैंसिडिटी में। अब रैंसिडिटी में एक और चीज है कि इसको रोक कैसे सकते हैं रैंसिडिटी को, तो बहुत सारे तरीके हैं। एक है प्रिजर्वेटिव। जानते हैं प्रिजर्वेटिव क्या होता है? जैसे अचार जानते हैं, अचार बहुत दिन तक रह पाता है। क्यों? क्योंकि अचार में नमक होता है, तेल होता है और विनेगर होता है, सिरका, जिसकी वजह से अचार लंबे समय तक क्या रहता है, सेफ रहता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी ना अचार में ना सफेद सफेद भुल्ली टाइप का लग जाता है। हाँ, तो उसको कहते हैं क्या, फंगस। क्या कहते हैं उसको? एग्जाम्पल अगर देखना है तो तुम जो लंच बॉक्स ले जाते हो ना, उसको 2 दिन तक मत खाना और पैसे पैक रहने देना। जब खोलोगे ना बाहर, तो उसमें खाली जैसे रोआ रोआ बाहर निकला रहा है, वही वाला भुइयां वाला। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग फंगस। क्या कहते हैं? फंगस। तो वो अब खाने योग्य नहीं है। एक और एग्जांपल, ब्रेड। जो ब्रेड एक्सपायर हो जाता है, 2-3 दिन पुराना हो जाता है ना, देखो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन आ जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं उसको? वो भी क्या है, रैंसिडिटी का ही एक पार्ट। रोकने का तरीका प्रिजर्वेटिव्स, और 2 ऐसे प्रिजर्वेटिव है ना जो कि केमिकल है। जैसे मान चलो ना कि इंडिया में मीट करते हैं और वो सप्लाई एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अफ्रीका जाता है शिप के माध्यम से। जाने में क्या 1 दिन पहुंच जाता है? नहीं, कम से कम 4-5 महीने लग जाते हैं पहुंचते हैं। बड़े बड़े कंटेनर होते हैं तो लग सकते हैं। हाँ, तो रशिया से यहाँ तक आएगा तो 1 दिन में आ जाएगा, 1 हफ्ते में नहीं आएगा। कम से कम 1-1.5 महीने से कम नहीं लगेगा। नहीं, 40 स्पीड देता है वो, मतलब स्पीड में चलता है, जो नाव होता है शिप। बड़ी बड़ी जहाज ज्यादा स्पीड में नहीं चलती हैं। भाई तो कह रहे 40 स्पीड में चलता है। बड़ी कार्गो शिप्स की बात कर रहा हूँ। 40 से ज्यादा स्पीड नहीं देता है। हम कब कह रहे हैं कि 100 की स्पीड चलता है? अच्छा, बता रहे हो। ठीक है, तो मान लो 40 की स्पीड से, और रशिया से और इंडिया की दूरी कितनी है? रशिया से ऊपर और इंडिया की दूरी कितनी है? बहुत ज्यादा है। कितनी है पूछ रहा हूँ? एशिया ही ना, एशिया में सबसे ऊपर वाला पार्ट 2 लाख किलोमीटर होगा। है नहीं, 1.5-2 लाख किलोमीटर 6400 किलोमीटर की हम लोग की अर्थ की रेडियस है। और तुम 1.5 लाख लेके चले गए। अरे नहीं 1800 क्या? अरे भैया 400 किलोमीटर। अरे कम से कम, 6000। हाँ, कम से कम 6-7 हजार किलोमीटर से कम नहीं होगी। क्योंकि जानते हो स्ट्रेट नहीं जाना है हम लोगों को। हम लोग क्या जाना है, ऐसे देखो, यहाँ से होते हुए मन्नार की खाड़ी में होते हुए। रशिया कहाँ पर है सर? ये उसके ऊपर रशिया के ऊपर बे आपकी अंधी। चलिए सर, हो गया। यूरोप को क्या गया? रशिया नहीं, उधर ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला। अरे ये है इसकी वाला जो है ना, हाँ ठीक है, ये बात उसके ऊपर वाला है। आगे बात करें। जो दो हैं सब, जो केमिकल की वजह से, जैसे वो मीट को जब ट्रांसफर करना होता है हम लोग को लंबे समय तक, उसको पैक करते हैं हम लोग। ऐसे अगर मीट रख दो तो 5-6 घंटे में खराब हो जाएगा ना ऊपर में। लेकिन उसमें ये केमिकल डाल के, ये प्रिजर्वेटिव डाल के क्या करते हैं हम लोग, प्रोटेक्ट करके और उसको बढ़िया सा एयर टाइट करके, और फिर हम बाहर की तरफ क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और वो मीट 6-7 महीने बाद भी जब खुलेगा ना, तो बिल्कुल क्या रहेगा, एकदम फ्रेश। समझ गए? हाँ या ना? क्या हुआ? केमिकल का नेम वही बताने जा रहे हैं। केमिकल का नेम मिलेगा यहाँ पे, हाँ, मिलेगा। पता करना। देखो, एक है आपका BHA और एक है आपका BHT। ठीक है, BHA मतलब है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक, और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन।
ठीक है, ये दो हैं, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी, ठीक है, कोई दिक्कत, इन्हीं का प्रयोग करते हैं हम लोग, लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेटिव, ठीक है। कभी कभी देखो ना वो रसगुल्ला जो आता है जो 6-7 महीना, वो पैकेट वाला रसगुल्ला, उसमें भी इस तरह के केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। हार्मफुल नहीं होते हैं। ऐसा उनको बनाया डिजाइन किया जाता है ना कि जब एक्सपायरी तक वो टिकी रहे बस, और हार्मफुल भी ना हो। हार्मफुल क्यों नहीं होगा, केमिकल खाओगे नुकसान करेगा ना, ये तो है ना। अब एक फ्रेशली प्रिपेयर खा रहे हैं और एक 6 महीने के बाद खा रहे हैं, तो अमेरिका वाले क्या होते हैं, वो सब कुछ 6 महीने बाद वाले खाते हैं। अब उन लोग के घर के बाद में तो समोसा थोड़ी ना जाता है, छान देते हैं, खिला खा ला, घर में भी नहीं चलता। पता हुई तब ना। देखो इंडियन में ना जो समोसा है, डोसा है और ये सब जो चीजें ना, वो बहुत ही कॉमन है, इतना कॉमन है ना कि खाना पे, और वहां पे समझ लो कि बेशकीमती चीज है वो समोसा। हॉट आज कुछ ना करके फिर समोसा खाए, हम दुकान खोल सकते हैं। एकदम सही है, पूरा फुल स्कोप है वहां पे समोसे का, इसको एकदम चिड़ भाग होगा तो। बोलेंगे तो वो ही रहेगा। अनुराग समोसा वाला, ये भी एम सही है, लेकिन उसके लिए 12 पास करना पड़ेगा, क्योंकि 12 पास नीचे वालों को नहीं बुलाते हैं सब। नहीं वैसे वो जो बोलते हैं वो भी समझ में जल्दी नहीं आता। समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज इज ओनली ऑफ 2 ईयर, कोई भी लैंग्वेज 2 साल की होती है, 2 साल में आप सुपर एक्सपर्ट हो जाएंगे। मतलब कोई भी हाँ, कोई भी लैंग्वेज दुनिया की 2 साल बस, 2 साल अगर आप वहां पे रह गए तो कुछ भी नहीं जानेंगे, तब वो इतना जानेंगे कि आपको खुद ने, भले ग्रामर नहीं मानो, ग्रामर में क्या होता है इसका, लेकिन बोलने आप जान जाएंगे, ठीक है। हिंदी आप लोगों को कौन सिखाया, कोई नहीं, इंग्लिश उन लोगों को कौन सिखाया, कोई नहीं। मदर लैंग्वेज, मदर टंग, आसपास बोलते हुए, पता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं सुनने वाली चीज सबसे जल्दी सीखते हैं। सुन रहे होते हैं, इसे छोटा बच्चा एक बार है ना 7-8 साल का, वो इस गजब का फटा इंग्लिश बोलेगा, अनुराग तो एकदम फ्लैट हो जाएगा वहीं, कहेगा अरे मालिक हम किले चलते है कि नहीं। अनुराग वही खोज रहे हैं, अनुराग। मनीष को बुला देंगे। मनीष, कौन मनीष, स्कूल में। अच्छा ठीक है, ये खत्म हो गया आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया समाप्त। अब आप लोग केवल पढ़ना है, जो आज दिया सो सॉल्व करना है, और कल आप लोगों का एकदम मस्त वाला टेस्ट रहेगा, तो तैयार रहेंगे आप। बंद करो उसको।